स्पाइनल डिसऑर्डर्स यानी रीढ़ की हड्डी के विकार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सारे श्रोताओं को पहले मेरे तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, बातचीत शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन में क्या फ़र्क है और ये क्या फ़र्क है? एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन दो अलग स्ट्रक्चर्स हैं। जो स्पाइन होता है वो मतलब आपने जैसा भी कहा है कि वो हमारे जो रीढ़ का हड्डी रहता है, मतलब हमारे पीछे गर्दन की तरह से एकदम नीचे तक जो बोनी स्ट्रक्चर रहते हैं उसको हम स्पाइन कहते हैं। और वो स्पाइन क्या होता है कि छोटे छोटे हड्डियों के ब्लॉक एक जगह जुड़ के वो स्पाइन बना हुआ होता है। और वो स्पाइन के अंदर, वो हड्डियों के अंदर क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट बोलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से लेके एकदम से नीचे तक आता है और जहाँ से सारे ऑलमोस्ट नर्व्स निकलते हैं, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो सर, स्पाइन का हमारे शरीर में क्या रोल है, क्या योगदान है? स्पाइन एक्चुअली हमारे शरीर में कई सारे भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे हमारे पूरा शरीर का जो वज़न है वो स्पाइन उठाता है, क्योंकि वो एकदम से गर्दन से शुरू करके नीचे तक रहता है और सारे स्ट्रक्चर्स जो है उसमें ही आधारित रहता है जो स्पाइन है उस पर। और उसके अलावा उसका और एक मुख्य भूमिका है कि स्पाइन जो है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन की तरह ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी तरह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी आ गया, कोई तरह का ज़्यादा चोट आ गया, तो उससे कई सारे समस्याएं हो सकती है। पैरालिसिस तक डेवलप हो सकते हैं, या जो हमारे मतलब जो यूरिन संबंधित प्रॉब्लम, यूरिन के ऊपर कंट्रोल गवा सकते हैं लोग, जो स्टूल पास करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल गवा सकते हैं। तो तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं और स्पाइन जो है उस स्पाइनल कॉर्ड को सेफली अपने अंदर सुरक्षित रखता है। ये उसका दूसरा एक महत्वपूर्ण अवदान है। इसका मतलब स्पाइन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, हमारे शरीर के लिए। तो ये बनता कैसे है सर शरीर में? एक्चुअली स्पाइन जो है वो हमारे जो बोन्स है वो एक तरह का बोन ही है, और एक नहीं कई सारे बोन आपस में जुड़ के एक के ऊपर दूसरा बोन जैसे ब्लॉक की तरह होते हैं। आप अगर वॉल देखते हैं उसमें अलग मतलब ईटा जो है एक के ऊपर दूसरा ईटा लगा के बनता है। सेम ही हमारा जो स्पाइन है उसमें छोटा छोटा बोन्स रहता है जिसको हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। वो वर्टिब्रा एक के ऊपर दूसरा सजा हुआ होता है और अलग अलग तरह के वर्टिब्रा होते हैं। हमारे स्पाइन में अगर हम देखें तो हमारे स्पाइन में मेन 4 सेगमेंट्स होते हैं। पहला वाला जो ऊपर का पार्ट है, जो गर्दन का हिस्सा है, उसको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। उसके नीचे जो पीठ वाला हिस्सा है उसको हम थोरासिक स्पाइन या डोर्सल स्पाइन बोलते हैं। उसके नीचे जो कमर का हिस्सा है उसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं, और उसके नीचे हमारे हिप एरिया में जो पार्ट रहता है उसको हम सैक्रल और कॉक्सिस के पार्ट बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। ये ब्लॉक्स जो बने हुए होते हैं उनके बीच में फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम डिस्क बोलते हैं। तो उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का होता है, जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑलमोस्ट 80% वाटर रहता है। वो डिस्क एक कुशन की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो मतलब जो स्पाइन एक दूसरे वर्टिब्रा को मतलब आपस में ना घिस जाए उस तरह से हेल्प करता है, और स्पाइन का जो मूवमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। डिस्क के अलावा भी बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन वर्टिब्रा को आपस में जुड़ा हुआ रखता है और स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है। सर, डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? एक्चुअली जैसे हमारा जनरली एज होता है, और बिना एज का भी किसी किसी को क्या होता है, कभी डिस्क में डीजनरेशन दिखाई देने लगता है। डीजनरेशन मतलब डिस्क का मैंने बोला हुआ है कि डिस्क में ऑलमोस्ट 80% वाटर रहता है, तो उस वाटर का जो परसेंटेज है वो कमने लगता है, तो डिस्क जो है सूखने लगता है। सूखने से वो डिस्क वीक होने लगता है। और डिस्क में हम जैसे देखते हैं डिस्क के स्ट्रक्चर में, उसमें 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है।
एक बीच में उसका एक न्यूक्लियस पल्पोसस बोल के एक स्ट्रक्चर होता है, और चारों तरफ से एक फाइब्रस एनुलर फाइब्रोसस बोल के एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस को पकड़ के रखता है। तो क्या होता है, जो डीजनरेशन होता है तो उसका जो फाइब्रस पार्ट है उसमें छोटे छोटे ब्रेकिंग्स आने लगते हैं, वो थोड़ा टूटने लगता है। उसके वजह से जो न्यूक्लियस है वो प्रोलैप्स होने लगता है, मतलब अपनी जगह से निकलने लगता है। उसको हर्निएशन बोलते हैं, डिस्क हर्निएशन। और डिस्क के पीछे ही, ठीक पीछे स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ जो नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो रहते हैं। तो डिस्क जब अपनी जगह से हटता है तो वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व पे प्रेशर डाल सकता है और उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। और जब वो स्पाइनल कॉर्ड पे एक्चुअली प्रेशर डालते हैं उसको माइलोपैथी, या जब नर्व रूट में प्रेशर डालते हैं उसको रेडिक्यूलोपैथी बोलते हैं। और जब ये नर्व रूट में प्रेशर डालता है तो वो नर्व जहाँ तक सप्लाई करता है बॉडी में, जैसे पैरों में या हाथों में, उस जगह में पूरा पेन रेडिएट होता है। पेन के साथ अलग अलग तरह के जो नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन होना, सुन महसूस होना, अलग तरह के पेन्स होना, ऐसा कंडीशन डेवलप हो सकता है। और अगर ज़्यादा डिस्क का प्रोलैप्स हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड के जो जिस कैनल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है उस कैनल को मतलब छोटा कर देता है दबाव डाल के, तो उसको स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस बोला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को और भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन, इवन पैरालिसिस तक डेवलप हो सकता है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्क भी एक समय पर रिमूव करना पड़ जाए शरीर से? हाँ, अगर हम लोग का डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स हो गया, अपनी जगह से बहुत ज़्यादा हट के आ गया, नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व रूट है उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो उस कंडीशन में हमको और ज़्यादा मतलब बुरा कंडीशन ना हो, इसलिए डिस्क को काट के निकालना पड़ सकता है। उसको डिस्केक्टोमी बोला जाता है। तो सर अगर डिस्क हमारे शरीर से हट जाएगा तो उससे क्या क्या समस्याएं आएंगी? एक्चुअली जनरली देखा जाता है कि डिस्क को रिमूव करने से मतलब ये कंडीशन कुछ दिन तक ठीक रहते हैं, फिर दूसरा अगेन फिर से मतलब प्रॉब्लम होने का समस्या रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ऑपरेशन करके डिस्क को निकाल दिया फिर वो समस्या कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो है वो कंजर्वेटिवली उसको जितना हो सकता है मैनेज करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर का रिस्क का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया तो उसी कंडीशन में सिर्फ डिस्क को रिमूव किया जाता है। तो सर डिस्क को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्क को एक्चुअली स्वस्थ रखना मतलब हम पूरा स्पाइन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं उसके हिसाब से हमको कोशिश करना चाहिए। डायरेक्टली हम डिस्क को उस तरह से स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि हमारे बैक को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। जब अगर हमारे बैक के जो मसल्स है वो ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ मेंटेन्ड होगा तो क्या होता है, तो स्पाइन पे कम जोर पड़ता है। तो उस तरह से स्पाइन में अगर कम जोर पड़ेगा तो स्पाइन का डीजेनरेशन का चांस कम रहेगा, और अगर डीजेनरेशन का चांस कम रहेगा तो डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो सकता है। इसलिए हमको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होता है, वो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से हेल्प मिल सकता है। सर तो स्पाइन के कितने डिजीजेस होते हैं? एक्चुअली अलग अलग डिजीजेस होते हैं जो हमारे स्पाइन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डीजेनरेटिव चेंजेस, स्पाइन के जो डीजेनरेशंस होते हैं जिसको हम स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा लोगों में है कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होना, लंबा स्पॉन्डाइलोसिस होना, ये स्पाइन के डीजेनरेटिव चेंजेस है। उसके अलावा भी ड्यू टू डीजेनरेशन जो है, जैसे हमने बोला है, उसके वजह से डिस्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके अलावा और एक कंडीशन है कि वीकनेस, स्पाइन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के वीकनेस के कारण या इंजरी के कारण कभी कभी जो है एक वर्टिब्रा दूसरे मतलब अपनी जगह से थोड़ा आगे आ सकते हैं निकल के। नॉर्मली ये जो है हमारे कमर का जो पार्ट है जिसको हम पहले ही बोले हैं कि लंबर वर्टिब्रा बोलता है, वो लंबर वर्टिब्रा के जो नीचे के हिस्से हैं उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है, उसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं।
उसके अलावा भी जैसे अलग अलग तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, वैसे ही क्योंकि हमारे स्पाइन में भी काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, तो उस जॉइंट्स का आर्थराइटिस डेवलप कर सकता है। जैसे एक कंडीशन है सेरोनिगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस बोल के, जिसके अंडर में अलग अलग तरह का आर्थराइटिस आता है। एक बहुत कंपैरेटिवली कॉमन कंडीशन है जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। उसमें जनरली रीढ़ की हड्डियों में आर्थराइटिस दिखाई देता है। तो इस तरह से डीजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं, मीन्स फिर ये आर्थराइटिस का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो सकता है कि ट्रॉमेटिक कंडीशन, कोई भी इंजरी हो सकता है, जैसे हमारे वर्टिब्रा को कोई भी इंजरी हो गया, किसी को गिर जाने से इंजरी हो जा सकता है, तो उस तरह से ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और कभी कभी देखा जाता है जनरली एल्डरली पॉपुलेशन में जब ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब बोन में कैल्शियम कम हो जाता है, बोन सॉफ्ट हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, जो स्पाइन की वर्टिब्रा है, एक एक छोटे छोटे टुकड़ा जो मैंने बोला हुआ है, तो उनमें बहुत ज़्यादा दबाव गिरने के कारण वो उस दबाव को सह नहीं सकता है और उसमें वर्टिब्रा का जो है कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब वो कंप्रेस्ड हो जाता है, दब जाता है, तो उसका हाइट कम हो जाता है। उसकी वजह से अलग अलग तरह का जो बैक पेन होना, अलग अलग तरह का नर्व के प्रॉब्लम्स होना, वो डेवलप हो सकते हैं। सर, आपने बात किया सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, तो ये बताइए कि ये लोगों को कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या होता है इसमें? ओके, एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मतलब जो गर्दन का हिस्से का जो स्पाइन है उसका डीजेनरेशन होना। डीजेनरेशन मतलब जैसे हमारे जैसे एजिंग होता है अलग अलग तरह, जैसे हमारे आँखों का होता है, धीरे धीरे हमारे एज के साथ आँख में मतलब कैटरेक्ट बनने लगता है, हमारे आँख का जो पावर है वो कमने लगता है। इसी तरह से ही स्पाइन का भी डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। तो डीजेनरेशन प्रोसीजर के वजह से जो स्पाइन है उसमें जो डिस्क है या कार्टिलेज है उसका क्षय होने लगता है, उसमें नए नए छोटे छोटे बोन्स डेवलप होने लगते हैं। उसकी वजह से उस लोकल एरिया में पेन डेवलप होता है, क्योंकि वो जो डीजेनरेशन की वजह से आसपास के जो नर्व्स है उसमें दबाव गिरता है और उसी वजह से जो एरियाज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गर्दन का मतलब पेन, गर्दन के एरिया, नेक एरिया में पेन होना, स्टिफनेस होना, लंबर स्पॉन्डिलोसिस होने से कमर के एरिया में पेन होना या स्टिफनेस होना, या फिर पैर के पिछले जो हिस्सा है नीचे तक पेन का रेडिएट होना, ये सब कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। सर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज़ क्या है? जो मैंने ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ कि डिस्क का जब डिजेनरेशन होता है वो अपनी जगह से थोड़ा हट जाता है या मतलब प्रोलैप्स हो जाता है, उस वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट्स में, स्पाइनल नर्व रूट में जो दबाव डालता है, उसी कंडीशन को इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज़ बोला जाता है। सर, ये सब बीमारियां आजकल इतनी कॉमन क्यों हो गई हैं? एक्चुअली हमारा जो लाइफस्टाइल है, गलत लाइफस्टाइल बोलते हैं, गलत नहीं बोलेंगे, हम लोग ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। हमारा मतलब जो हम बैठना, सोना, इवन हमको खाने का तक टाइम नहीं मिलता, हम खड़े खड़े खाते हैं या बैठना कैसे भी बैठते हैं। तो उसी तरह से जनरली पोस्चुरल जो डिफेक्ट होता है, पोस्चर मतलब हमारे बैठने का जो पोजीशन ठीक नहीं रहता है या कभी चलने का पोजीशन सही नहीं होता है, इसके वजह से क्या होता है, हमेशा जो स्पाइन होता है उसमें दबाव बना रहता है। तो इसके वजह से ज़्यादा मतलब इनमें डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल सकता है। सर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज़ जो है इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? एक्चुअली जब डिस्क डिजीज़ डेवलप हो गया, जब सिम्टम्स आने लगेंगे, जैसे अगर कमर में डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, तो वो डिपेंड करता है आपका सिम्टम कैसा आएगा, वो डिपेंड करता है आपको डिस्क का डिजीज़ का कितना ग्रेड तक है। डिस्क अगर थोड़ा सा बल्ज हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि सिम्टम ना डेवलप हो, और धीरे अगर ज़्यादा बल्ज हुआ तो उसकी वजह से ज़्यादा सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका डिस्क कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में है। अगर मतलब कम प्रॉब्लम हो, थोड़ा ही बल्ज हो, ज़्यादा प्रोलैप्स ना हो, तो हम कंजर्वेटिवली उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर पेन वगैरह हो तो सिम्टोमेटिकली पेन रिलीफ के लिए, अगर न्यूरोलॉजिकल पेन हो तो सिम्टोमेटिकली उसको रिलीफ के लिए हम दवाई देते हैं।
उसके साथ हम फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है इसको मैनेज करने में। अलग तरह के फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइज होते हैं या कुछ और थेरेपीज़ होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गया, इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी हो गया, वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है। उसके बाद हम अगर, क्योंकि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, तो हम हमारे आयुर्वेद में एक पंचकर्म थेरेपी बोल के एक थेरेपी होता है, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है इन सब कंडीशनों में। लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक अगर डिस्क का प्रोलैप्स हो गया, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन कर रहा है, नर्व रूट को कंप्रेशन कर रहा है, और उससे फ्यूचर में न्यूरोलॉजिकल ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप होने का चांस दिखाई दे, तो उस कंडीशन में हमको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ सकता है, सर्जिकली डिस्क को रिमूव कर सकना पड़ता है, तो ये करना पड़ता है हमको। सर, आगे बात करने से पहले आपने पंचकर्मा की बात की, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली पंचकर्म जो है वो आयुर्वेद का एक स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट मॉड्यूल है। उसमें हम अलग अलग तरह की थेरेपियाँ करते हैं, जिनका मेन उद्देश्य है बॉडी को प्यूरिफिकेशन करना। सहज भाषा में अगर हम बोले तो आयुर्वेद के अनुसार हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, कुछ मल होते हैं जो कि मतलब जिनको बैलेंस में रखना पड़ता है। अगर उनका क्वांटिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एबनॉर्मल हो गया, तो बॉडी में पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो सकता है। और उस कंडीशन में हमको सिर्फ मुंह से दवाई देके, खाने का दवाई देके उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ थेरापीज होते हैं, उस थेरेपी को देके हम जो एबनॉर्मल टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी के, टॉक्सिन्स हम इजीली बोल दिए कि जो मतलब बॉडी में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसको हम बॉडी से प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो पंचकर्म के अंडर में हमारे अंदर काफ़ी सारे थेरेपीज आते हैं। मेनली 5 प्रोसीजर्स होते हैं, जिसको पहला है वमन बोलना, मतलब थेराप्यूटिक एमेसिस। हम कुछ मेडिसिन प्रयोग करके इंड्यूस करते हैं, वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, तो थेराप्यूटिक परगेशन होता है। थेराप्यूटिक परगेशन में कुछ मेडिसिन दे के स्पेशल प्रोसीजर किया जाता है, तो उससे काफ़ी समय तक परगेशन होता है, मतलब लूज मोशन होता है। फिर आता है एनेमा थेरेपी। एनेमा नहीं बोलेंगे एक्चुअली, हम कुछ ड्रग्स जो है वो रेक्टम में डालते हैं, उधर से वो ड्रग एब्जॉर्ब होता है और कुछ बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एक है नस्य बोलते हैं, नाक के थ्रू कुछ मेडिसिन देना, और लास्ट उसको ब्लड लेटिंग बोलते हैं, हम लोग रक्त मोक्षण बोलते हैं, मतलब जो बॉडी के ब्लड को हम कुछ अलग अलग प्रोसीजर है उससे बॉडी से निकालते हैं। तो ये मेन 5 प्रोसीजर है, और कुछ प्रिपरेटरी प्रोसीजर है। इन 5 प्रोसीजर को करने के लिए हमको कुछ और प्रोसीजर्स करना पड़ता है, वो करते हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग डिजीज कंडीशन के लिए कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी बोला गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हमारे टॉपिक पे आते हुए आपने स्पाइन अर्थराइटिस की बात की, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में स्पाइन अर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है, और आयुर्वेद के हिसाब से उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं? स्पाइन के आर्थराइटिस जैसा आप बोल रहे हैं, तो आर्थराइटिस मेनली अगर हम बहुत ही इजीली मेनली बोले, आर्थराइटिस 2 तरह के मेन होते हैं। एक है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो कि डीजेनरेशन के लिए, एजिंग के लिए होते हैं, जिसके अंडर में हम लोगों का, जैसे हम बोले हैं पहले, स्पॉन्डिलोसिस वगैरह आते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस में। जैसे हमारे एज होने से घुटने में समस्या दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसी तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस जब स्पाइन को अफेक्ट करते हैं, स्पाइन में अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम स्पॉन्डिलोसिस या स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे हम आपको नॉर्मली रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, गठिया जिसको बोलते हैं, ये सब जैसे होता है, वैसे ही स्पाइन को भी अफेक्ट करता है। तो स्पाइन के जॉइंट में वो अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो हम कैसे एक्चुअली डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे स्पाइन में कौन सा टाइप का आर्थराइटिस होने का चांस है? हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन सिम्टोमेटिकली हम आइडिया कर सकते हैं। उसके बाद तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स को उसमें इवैल्यूएट, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिम्टम के तरह से देखें तो देखते हैं जो डिजेनरेटिव चेंज है, उसके लिए हमारे बैक पेन वगैरह डेवलप करते हैं, वो हम जब एक्टिविटी करते हैं उसके साथ ज़्यादा होता है। कोई भी हम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ ज़्यादा होता है, और रेस्ट लेने से कम हो जाता है।
और जो इन्फ्लेमेटरी टाइप का आर्थराइटिस होते हैं स्पाइन का, तो वो जो है रेस्ट करने से कम नहीं होता। और जैसे मॉर्निंग में जब हम इनएक्टिव रहते हैं तब हमारा वो पेन जो है, बैक पेन जो है वो ज़्यादा होता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिविटी करते हैं तो वो पेन जो है रिलीव्ड हो जाता है। तो सर, हम अपने स्पाइन को बीमारी मुक्त कैसे रख सकते हैं, या यूं कहूं कि स्पाइन का ख्याल कैसे रख सकते हैं? स्पाइन को बीमारी मुक्त तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां तो देखिए, हम अपने जितना भी स्वस्थ लाइफस्टाइल मेंटेन करें फिर भी हम कुछ बीमारियों का शिकार हमको होना ही पड़ता है, या हमारे जैसे एजिंग होता है, डीजनरेशन होना ही होता है। तो इन सब को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक उनको कम ज़रूर कर सकते हैं ताकि हमको उतना इफेक्ट ना करे। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो है हमारा पोस्चर को मेंटेन करना, हमको सही तरह ढंग से बैठना, सही ढंग से चलना, ये सब। या आजकल क्या होता है, हम मोबाइल पकड़ते हैं, गलत तरह से मोबाइल पकड़ते हैं, गलत तरह से बैठ के सोफे में लेट के टीवी देखते हैं, उसमें जो स्पाइन का जो पोस्चर है, उसका जो कर्वेचर्स है, वो सब मेंटेन नहीं होता है। तो वो सब अगर हम करेक्ट करें, और उसके साथ अगर हम कुछ बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या नेक को स्ट्रेंथन करने वाले एक्सरसाइज करें, और हमारे ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव गिरे, या स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन को हम कम करें, तो हम अपने स्पाइन को कुछ हद तक स्वस्थ ज़रूर रख सकते हैं। तो सर, कोरोना काल में स्पाइन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? डायरेक्टली कोरोना का इफेक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन कोरोना काल का इफेक्ट ज़रूर बोलूँगा कि हम लोग ऐसे ही देखिए, हमारा एक्टिविटी तो पहले से बहुत कम हो गया है आज के ज़माने में, और कोरोना ने हमारी एक्टिविटी और ज़्यादा कम कर दिया है, हमको घर में बंद कर दिया है। और जब भी हम घर में बंद हो जाते हैं तो आजकल हमारे पास दो ही साधन बहुत मुख्य हो जाते हैं, उसमें एक है टीवी, दूसरा है मोबाइल। और जब हम टीवी देखने बैठते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, जनरली हम सीधा बैठ के टीवी नहीं देख पाते हैं, हम अलग अलग पोजीशंस पे टीवी देखने लगते हैं, सो के, टेढ़ा, बॉडी को टेढ़ा रख के, तो उसके वजह से स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन जैसे हम सो के मतलब कई घंटे तक मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, या जो कुकिंग में व्यस्त रहते हैं, वो देखा जाता है कि कान के नीचे मोबाइल को कान और कंधे के बीच में पकड़ के बात करते रहते हैं, तो उसमें हमारा स्पाइन को जो नॉर्मल कर्व्स है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो उससे धीरे धीरे बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। तो इसको हम प्रिवेंट इजीली कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बोला हूँ, अपना पोस्चर मेंटेन रखिए, और कोरोना काल में भी क्योंकि हमारा एक्टिविटी कम है तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइजेस करें थोड़ा सा, तो उससे हम अपने आप को स्वस्थ ज़रूर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अभी बहुत से लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो ये वैक्सीन जो आई है कोरोना की वो लें, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? एक्चुअली देखिए, हमारे सरकार बहुत ज़्यादा सबको बोल रही है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, अगर हमारा कोरोना का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया के जैसे कंट्री में, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वैक्सीन, क्योंकि वो रिसर्च में देखा गया है वो इफेक्टिव है, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो जाता है, तो वैक्सीन लेके फ़ायदा क्या है। लेकिन देखा गया है जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं उनको कोरोना हो रहा है, तो तभी उसका जो सीवियरिटी है वो बिना वैक्सीन लिए हुए लोगों से काफ़ी कम है। तो इसके लिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग काइंडली वैक्सीन ले और अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन सिर्फ वैक्सीन लेना ही मतलब ख़त्म नहीं होता है। आप मास्क पहने, हैंड हाइजीन का मेंटेन करिए, और 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से हमसे सारे चीज़ों को समझाया और अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत